विपक्ष को ये बजट सिर्फ और सिर्फ सियासी मजबूरियों वाला बजट क्यों लग रहा है मनीष सर? कि पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस बजट के मंच पर मुझे आमंत्रित किया। देखिए, मेरा बजट को देखने का नज़रिया कुछ और है और उसका विवरण देकर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मेरा मानना ये है कि बजट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। जी। सरकार का जो लेखा जोखा है कि सरकार कितना कमाती है और कितना खर्चती है, ये उसका विवरण है। और इस बजट में जो सबसे चिंताजनक बात है कि सरकार की जो आमदनी है जी, वो लगभग 31 लाख करोड़ है। सरकार का खर्चा लगभग 48 लाख करोड़ है। 16 लाख करोड़ का डेफिसिट है। और ये डेफिसिट पिछले 3-4 साल से 17 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ के इर्द गिर्द घूम रहा है। कोविड-19 के साल में या उससे एक साल बाद या उससे एक साल और बाद तो ये समझ आ सकती थी कि जो बजट डेफिसिट है वो ज़्यादा हो सकता है। पर आज 4 और 5 साल हो गए और ये जो डेफिसिट है, वित्तीय घाटा है, ये 17 लाख करोड़ के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसका मतलब जो सरकार का राजस्व है वो उस तरह से नहीं बढ़ रहा जिस तरह से बढ़ना चाहिए। और इसका एक और बड़ा परिणाम है, क्योंकि अगर आप इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले 10 वर्ष में जो भारत सरकार का कर्ज है वो 55 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 159 लाख करोड़ 170 लाख करोड़ हो गया। बल इसका ये मतलब है कि पिछले 10 वर्ष में 113 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने कर्जा लिया है। और ये बात मैंने निरंतर और लगातार संसद में भी पूछी है और संसद के बाहर भी पूछी है जी, कि ये जो 113 लाख करोड़ रुपए का आपने कर्जा लिया है, ये क्या सरकार का खर्चा चलाने के लिए कर्जा लिया है? क्योंकि जो FRBM एक्ट है, फाइनेंशियल रेगुलेशन बजट मैनेजमेंट एक्ट है, जो एनडीए भाजपा सरकार ने बनाया था जब यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब सरकार कर्जा लेती है, सरकार कर्जा कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए लेना चाहिए, ना कि अपना खर्चा चलाने के लिए। और इसका इसलिए एक बहुत नकारात्मक परिणाम होगा क्योंकि ये कर्जा आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको चुकाना पड़ेगा। ठीक है। तो इंटरजेनरेशनल जो इक्विटी है, ठीक है, वो इंटरजेनरेशनल इक्विटी पे इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। ठीक है। तो इसलिए इस बजट को महज इस अंदाज से नहीं देखना चाहिए कि कितनी स्कीम सरकार ने कितनी स्कीम्स की घोषणा की है, कितनी स्कीम्स की घोषणा नहीं की है। Absolutely. जो बुनियादी बात है कि सरकार के जो अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स में एक बुनियादी दिक्कत है। आपने महत्वपूर्ण आंकड़े देश के सामने रखे, लेकिन इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा जाता है, आपने जो बात कही कि साहब कर्जा ले रहे हैं, आप तो कैपिटल एसेट बने, तो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करती है और फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करती है, जिससे अल्टीमेटली वो कहती है कि इकोनॉमी का चक्का घूमेगा। दूसरा, आपने फिस्कल डेफिसिट की बात की सर, फिस्कल डेफिसिट को लेकर तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और आप भी जो बात कह रहे हैं कि आप पिछले कई साल से देख रहे हैं, वो 16-17 लाख करोड़ के आसपास बना हुआ है। हालांकि बजट का साइज हम सब जानते हैं कि वो लगातार बढ़ रहा है और शायद यही वजह कि परसेंटेज वाइज जो फिस्कल डेफिसिट है वो अब की बार 4.9% आ गया है, कम होता जा रहा है लगातार और आगे 4.1%। तो फिस्कल कंसोलिडेशन तो बेहतर कर रही है सरकार। हाँ जी, देखिए, ऐसा है कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दैट वी आर मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज। ओके। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वर्ष 2019-20 में जब श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपना बजट प्रस्तुत किया था, 19-20 में, मतलब कोरोना से पहले, कोरोना से पहले जी, उसके बाद उन्होंने 2-3 मिनी बजट प्रेजेंट किए जी, और उन मिनी बजट्स में उन्होंने भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र है
जो पूंजीपति हैं उनको बहुत बड़ी रियायत थी। कॉर्पोरेट और टैक्स जो हाँ जी। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में 30% या 32% जो इफेक्टिव टैक्स रेट था उसको वो 20% पे लिया है। और अगर मेरे को ठीक तरह से याद है 145 लाख करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा हुआ था भारत सरकार को, रेवेन्यू फोरगोन। अब उसके पीछे उद्देश्य ये था कि अगर हम इस टैक्स को, इस कर को कम करेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, हाँ। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में। पिछले 5 वर्ष में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में नील के बराबर हुआ है। तो सरकार ने ये कोशिश की कि पब्लिक एक्सपेंडिचर से वो अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश करें। एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर से अर्थव्यवस्था चलती नहीं है, और दूसरा अगर आप उसका रेशो देखेंगे, जो सरकार अपने रोज के खर्चे पे खर्च कर रही है और जो पैसा पब्लिक एसेट्स की तरफ जाना चाहिए, उसमें एक बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और इस चीज को बहुत ही बारीकी से, जब मैं वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति का सदस्य था, हमने इसको बहुत ही बारीकी से देखा है। तो इसलिए बुनियादी तौर पर जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है वो बिल्कुल गलत है। ये 5.1 और 4.9 के माया जाल में नहीं फंसना चाहिए। जो बुनियादी बात है वो बुनियादी बात ये है कि FRBM कहता है कि आपका वित्तीय घाटा 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जगह आपका वित्तीय घाटा वर्ष 2024-25 में भी 16 लाख करोड़ तो आप एस्टिमेट करते हैं, जब रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आते हैं तो हर बार ही बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जब वित्त मंत्री बजट की बहस का जवाब देंगी, इसके ऊपर विस्तृत तौर पर बोलेंगे, चर्चा होगी। ठीक।